वेटलैंड्स। वेटलैंड्स यानी दलदली इलाका पूरी दुनिया में मिलने वाला हैबिटेट है और ये पानी और जमीन के बीच मौजूद एक अहम लिंक है। स्वॉर्म्स, मैंग्रोव्स, ऊंचाई वाले फ्लड प्लेन, ये सभी वेटलैंड हैबिटेट का रूप है। पानी चाहे हरा हो, मीठा या फिर इनके बीच वाला, बायोलॉजिकली इन्हें दुनिया का सबसे अलग इकोसिस्टम माना जाता है। वेटलैंड्स, फ्रॉग्स। टर्राने वाले मेंढक वेटलैंड इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं और इन्हीं की वजह से पानी वाले इन इलाकों में एक खास तरह की आवाज आती रहती है। अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में इनकी करीब 5000 स्पीशीज मौजूद हैं। हर जगह मिलने वाले ये एम्फिबियंस वेटलैंड्स में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, खासकर ट्रॉपिक्स में। इनके शरीर पर वॉट्स यानी मस्से हो या ना हो, टोड्स और फ्रॉग्स के बीच कोई खास अंतर नहीं होता और इन सब का लाइफ साइकिल एक सा ही होता है। ब्रीडिंग के बाद मेंढक अपने अंडों को पानी में या पानी के नजदीक जेली जैसी एक चीज में रखते हैं। पानी के सांप और ततैये इनका खूब शिकार करते हैं। विकसित होते लार्वा शिकारियों की थरथराहट का पता लगाकर अंडों से जल्दी बाहर आ जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। आमतौर पर सिर्फ 24 घंटे में ही टैडपोल्स मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया से गुजरकर पूरे मेंढक बन जाते हैं। इनके गिल्स और पूंछ गायब हो जाती है और 4 टांगे निकल आती हैं। इस प्रोसेस के खत्म होने पर ये एक बिल्कुल ही अलग तरह के जीव नजर आते हैं। मेंढक ज्यादातर मांसाहारी होते हैं और वेटलैंड में मिलने वाले ढेर से कीड़े मकोड़ों को अपना निशाना बनाते हैं। ये अपनी चिपचिपी और लंबी जीभ के जरिए आसपास से गुजरते शिकार को पकड़ते हैं। मेंढक तैरने में माहिर होते हैं और ये वेटलैंड के आसपास मौजूद जमीन के मुताबिक भी ढल जाते हैं। इनकी ज्यादातर स्पीशीज किसी भी ऊंचाई पर चढ़ने में माहिर होती हैं। पिछली टांगों में मौजूद जबरदस्त मसल्स की वजह से अपने साइज के हिसाब से ये सभी वर्टिब्रेट्स में बेहतरीन जंपर्स होते हैं। हर स्पीशीज के मेंढक की आवाज अलग होती है और इनके टर्राने का एक ही मकसद होता है, मादाओं को आकर्षित करना। तो इसीलिए आमतौर पर नर मेंढक ही टर्राते हैं। इनमें से कई स्पीशीज ने तो अपने गले के नीचे वोकल सैक्स भी विकसित कर लिए हैं ताकि आवाज बढ़ाई जा सके। मादाएं जबरदस्त लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों की तरफ आकर्षित होती हैं और कुछ मेंढकों की आवाज तो 1.5 किलोमीटर से भी दूर से सुनी जा सकती है। मेंढकों की आंखें कई रंगों और शेप्स की होती हैं। ये सिर के दोनों तरफ बाहर को निकली होती हैं, जिससे ये करीब करीब 360 डिग्री के कोण पर देख पाते हैं। वेटलैंड्स में बहुत से शिकारियों से बचने के सिलसिले में ये काबिलियत इनके बड़े काम आती है। पानी के नीचे तैरते वक्त एक पारदर्शी आईलिड और ज्यादा हिफाजत देती है। एम्फिबियंस होने की वजह से मेंढक अपनी परमिएबल स्किन्स के जरिए सांस ले पाते हैं। ये खूबी इन्हें पानी के नीचे सांस लेने की काबिलियत देती है, लेकिन इस वजह से इन्हें अपने माहौल के दूषित होने का नुकसान भी पहुंचता है। वाटरवेज में पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषित चीजें बहती रहती हैं और जानलेवा किट्रिड फंगस का फैलाव पूरी दुनिया में हो गया है। इस वजह से एम्फिबियंस के सामने दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा मौजूद है और मेंढकों की 1/3 से भी ज्यादा स्पीशीज के सामने हमेशा के लिए खत्म होने का जोखिम है। मेंढकों को अगर बचाना है तो वेटलैंड्स को हमें एकदम साफ सुथरा रखना होगा। वेटलैंड्स बर्ड्स।
वेटलैंड्स में तरह तरह के पक्षी आते रहते हैं और कुछ पक्षी तो यहाँ स्थायी भी हैं। इनकी वजह से इस रौनक वाले इकोसिस्टम को वैरायटी भी मिलती है और खूबसूरती भी। वेटलैंड्स पर मौसमों का असर तो होता ही है, साथ ही पानी के बहाव, ज्वार, सूखे और बाढ़ की वजह से भी यहाँ के माहौल में लगातार बदलाव होता रहता है। पक्षियों की बहुत सारी स्पीशीज की जिंदगी कुछ हद तक या पूरी तरह इसी हैबिटेट पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों की तादाद में ये पक्षी आते हैं। पक्षियों की बहुत सारी स्पीशीज पानी वाले इन इलाकों में कई हफ्ते या कई महीनों तक रहती हैं। बाढ़ का दौर वेटलैंड से जुड़े संसाधनों और मौकों को और बढ़ा देता है और बहुतायत के इसी दौर में पूरा साल यहाँ रहने वाले पक्षी अलग अलग मौसम में आने वाले मेहमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वेडिंग बर्ड्स उन कई बदलावों को देखती हैं जो वो इस हैबिटेट के हिसाब से खुद में लाती हैं। लंबी गर्दन, लंबी टांगों और नुकीली चोंचों वाले ये पक्षी उथले पानी में मछलियों और दूसरे बिना रीढ़ वाले छोटे जीवों को पकड़ते रहते हैं। वाटरफाउल की टांगें छोटी और चोंच चौड़ी होती है और ये अपने झिल्लीदार पैरों का इस्तेमाल करके सतह पर तैरते रहते हैं और पानी के नीचे उगने वाले पौधों को सिर अंदर डालकर खाते रहते हैं। वेटलैंड की बहुत सी स्पीशीज के लिए ये जगह घोंसले बनाने और बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन है। यहाँ इन्हें हिफाजत भी मिलती है और ढेर सारी खुराक भी। इसलिए बहुत से पक्षी वेटलैंड में अपने घोंसले बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें वो महारतें सिखाते हैं जो उन्हें जंगल में रहने के लिए चाहिए। माइग्रेशन करके यहाँ पहुंचने वाली स्पीशीज एक बार फिर वेटलैंड की सुरक्षा को छोड़कर यहाँ से आगे रवाना हो जाती हैं। इनका यहाँ से एक साथ रवाना होना कुदरती दुनिया की सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। जलवायु के बदलने से वेटलैंड्स में पानी के भरने के पैटर्न भी बदलेंगे, जिससे ऐसे नजारे और दुर्लभ हो जाएंगे और वहां आज जितने पक्षी भी नहीं रह पाएंगे। इन सिस्टम्स तक पानी पहुंचाने वाले वाटरवेज का ख्याल रखने की जरूरत है ताकि पानी इन वेटलैंड्स में पहुंचता रहे और पक्षी भी यहां बड़ी तादाद में आते जाते रहें। वेटलैंड्स, स्नैपिंग टर्टल। नॉर्थ अमेरिका के वेटलैंड्स में एक पुरानी स्पीशीज आज के दौर में भी मौजूद है। ये है स्नैपिंग टर्टल। ये पूर्वी अमेरिका के सब ट्रॉपिकल वाटर सिस्टम से लेकर दक्षिण पूर्वी कनाडा के ठंडे क्लाइमेट्स में मिलता है। पुराने दौर का ये जीव स्नैपिंग टर्टल वेटलैंड्स में जिंदगी बिताने के लिए पूरी तरह ढला हुआ है। ये बिना हिले डुले तैरते रहते हैं और अपनी जीभ पर मौजूद एक कीड़े जैसे अंग के जरिए अपने खुले मुंह की तरफ मेंढकों या मछलियों को आकर्षित करते हैं। और फिर अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। जब शिकार इनके नजदीक नहीं होता तो अपनी लचीली और लंबी की जा सकने वाली गर्दन के जरिए ये उस पर हमला करते हैं। स्नैपिंग टर्टल कुछ भी खा लेते हैं और ये वेटलैंड की इकोलॉजी को कायम रखने में एक अहम रोल निभाते हैं। ये साल के ठंडे महीनों में शिकार करते हैं और ऐसी चीजें खा लेते हैं जिन्हें ये निगल सकते हैं। इसकी खुराक में छोटे मैमल, परिंदे, दूसरे रेंगने वाले जीव और सड़ती लाशें भी होती हैं। भालू और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन इनके अलावा इसके और शिकारी शायद ही होते हैं। इस जीव की उम्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर हालात ठीक हों
तो ये 100 साल तक जी सकते हैं। कम उम्र वाले कछुओं के सामने वाटर बर्ड्स और सांपों जैसे शिकारियों का खतरा ज्यादा रहता है। स्नैपिंग टर्टल्स को गंदला और खारा पानी पसंद होता है और खतरा होने पर स्नैपिंग टर्टल्स तली की तरफ तैरकर खुद को गाद में छिपा लेते हैं। स्नैपिंग टर्टल्स को बेशक पानी ज्यादा भाता है, लेकिन ये नए इलाके या घोंसले बनाने की बेहतर जगह की तलाश में जमीन पर भी काफी दूरी तय कर सकते हैं। रेत में गड्ढा खोदकर मादाएं उसमें अंडे देती हैं। ये अपनी पिछली टांगों से हर अंडे को सही जगह पर लुढ़काने के बाद उन्हें फिर ढक देती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। आज कछुओं की जो स्पीशीज मौजूद हैं, उनमें से 80% इसी पुराने दौर के रेप्टाइल से ताल्लुक रखती हैं, जिसके लिए अंधाधुंध किए जाने वाले शिकार और हैबिटेट की बर्बादी से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस जीव की उम्र लंबी है और रिप्रोडक्शन की दर धीमी, इसलिए इस पुराने जीव को भविष्य में भी जिंदा बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें करने की जरूरत होगी। वेटलैंड्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हर जंगली माहौल में शिकारी जीव होते ही हैं और वेटलैंड्स में पहली जगह हासिल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी खारे पानी के मगरमच्छ को। ये भारत के पूर्वी किनारे से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है और ठंडे खून वाले इस मांसाहारी जीव का राज मैंग्रोव्स, स्वॉम्स, लगून्स और अपने वेटलैंड हैबिटेट को आपस में जोड़ने वाली वाटरवेज पर चलता है। जमीन पर रहने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े शिकारी की लंबाई 6 मीटर से भी ज्यादा और वजन 1 टन से भी अधिक हो सकता है। इनकी स्ट्रीमलाइंड मस्कुलर बॉडीज को बचाती है इनकी मोटी खाल, जिस पर हड्डियों वाली प्लेट्स उभरी होती हैं। इनके छोटे पंजे नाखून वाले और झिल्लीदार होते हैं, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। इनकी थूथन चौड़ी होती है, जिसमें मौजूद तीखे दांत इन्हें सभी जीवों के मुकाबले सबसे ताकतवर बाइट की काबिलियत देते हैं। अपने इलाके में खामोशी से गश्त लगाते ये जीव किसी तैरते मलबे जैसे लगते हैं, जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। जब शिकार इनके आसपास पहुंच जाता है, तो ये अपने फेफड़ों से हवा निकालकर तली में चले जाते हैं। वहां ये कई घंटों तक हमला करने की पोजीशन में रहते हैं और बुलबुले भी नहीं छोड़ते, जिससे इनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। ये जीव अपनी पूरी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रेंज में मिलता है और इस स्पीशीज के अलग अलग जगहों पर मिलने के सिलसिले में बारिश का मौसम एक अहम रोल निभाता है। खारे पानी के नर मगरमच्छ पानी के बढ़िया हिस्सों को पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। दबदबे वाले मगरमच्छ कम उम्र वाले नर मगरमच्छों को मामूली इलाकों की तरफ धकेल देते हैं। बारिश जब बढ़ती है तो वेटलैंड के एक दूसरे से कटे रहने वाले हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और कम उम्र के इन मगरमच्छों के लिए रहने वाली जगहें और सिकुड़ जाती हैं। इन्हें ऐसी जगहों पर बारिश के रुकने तक ठहरना पड़ता है। मेटिंग बारिश के मौसम में होती है और मादाएं वेटलैंड के किनारे वाली जगह में घोंसला बनाकर अपने अंडे देती हैं। घोंसलों की देखरेख माँ बाप दोनों करते हैं और अंडों में से बच्चे करीब 80 दिन बाद निकलते हैं। ये नर होंगे या मादा, ये घोंसले का टेम्परेचर तय करता है। बेशक मादा मगरमच्छ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी वेटलैंड के दूसरे निवासी इनका काफी शिकार करते हैं।
और करीब 1% बच्चे ही अपनी पूरी जिंदगी जी पाते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ चीन में और दक्षिण पूर्व एशिया के भी ज्यादातर हिस्सों में गायब हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब भी ये काफी तादाद में हैं। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। 20वीं सदी में इनका अंधाधुंध शिकार